आपको बताएंगे आप ये करना, ऐसे करना, सवाब मिलेगा, वो मिलेगा। हमें सवाब मिलेगा, हम पढ़ के जाएंगे, 2,000 रुपए की नौकरी करेंगे मस्जिदों में। तुम प्रोफेसर बनोगे, रजिस्ट्रार बनोगे, आईएएस बनोगे, ये बनोगे, तुम्हें 2 लाख 4 लाख की नौकरी मिलेगी। क्यों भाई? तुम सवाब ले लो, हमें ये नौकरी दे दो चुपचाप। लड़के ने वो बात पूरी की है। अगर स्कूल के बच्चे होते, उनको हम स्कूलों को अप्रोच करते कि वो आए तो ज़्यादा अच्छा होता, वो आ भी सकते थे। तो इसलिए आज संख्या कम है, और मेरे ख्याल से अगर हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे कहना तो काफ़ी कुछ था, लेकिन काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग गई है, तो इसलिए मैं 2-3 चीज़ें मैं कह करके समेटता हूँ बात को। जैसे अभी बताया गया कि इस इलाके को भी गुजरात बोलते थे, तो क्वेश्चन रेज होता है कि फिर ये इलाका गुजरात बना कैसे और कहाँ तक का गुजरात था? पृथ्वीराज चौहान और उससे पहले हम लोग कहाँ से आए? और दूसरा, हम यहाँ जब आए तो किसका शासन था और कौन लोग बाद में आए? और हमारी भाषा क्या थी? भाषा अगर हमारी गुजरी भाषा थी, क्योंकि कोई तो भाषा बोलते होंगे। जैसे आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले, भाटी जी मैं आपका वो चाहूँगा, अगर गलती हो तो मुझे बता दें। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले हिंदी की कविता नहीं मिलती। कालिदास, सूरदास और ये जितने भी कबीरदास, इन्होंने अवधी ब्रज भाषा में लिखा। तो इधर के लोग, हरियाणा की उत्पत्ति हुई 66 में, राजस्थान की 54, 55, 56 में हुई है। तो राजस्थानी भाषा नहीं थी, हरियाणवी भाषा नहीं थी, तो कौन सी भाषा थी यहाँ? और हम क्या, हम देखिए हमारी भाषा के साथ कोई लोग हमारे सामने खड़े होकर हम उस बात को मान लेते हैं कि हमारी खड़ी बोली है। अरे ये नॉनसेंस कैसे बोल के चले जाते हैं लोग हमें कि आपकी भाषा खड़ी है। भाषा कोई भी खड़ी पड़ी नहीं हो सकती। हम किसी की भाषा को बोले कि तुम्हारी भाषा उर्दू भाषा खड़ी है, पड़ी है, लेटी है, टेढ़ी है, बैठी है, ये गलती हमारे साथ लोग बहुत सालों से वो विद्वान करते आ रहे हैं, जो ये जानते हैं कि कैसे किसी को भाषा के आधार पे डिमोरलाइज किया जाता है। जब संस्कृत थी तो जनता संस्कृत नहीं बोलती थी, जनता पाली बोलती थी या ब्रज बोलती थी। बाद में जब ये अरबी लोग इधर आए तब उन्होंने अपनी भाषा, इवन टर्किश लोग ज़्यादातर यहाँ आए, लेकिन उन्होंने फारसी भाषा रखी। जबकि उर्दू का मतलब फौज है, उर्दू एक टर्किश शब्द है। तो क्वेश्चन रेज होता है कि वो टर्किश होते हुए फारसी भाषा लागू की, और जनता की भाषा हिंदी नहीं थी, उर्दू नहीं थी, गुजरी भाषा थी इस इलाके में। जिन 4-5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान, हरियाणा। तो जब यहाँ भाषा थी तो हमारी भाषा को कोई खड़ी बोली क्यों बोलता है? उसको गुजरी भाषा, क्योंकि गुजरी भाषा का एक इतिहास है। जब मैंने डॉक्टर सेब चौधरी से ये बात की कि आपके दादा परदादा क्या बोलते थे नमस्ते या सलाम की जगह, तो उन्होंने बताया कि राजी खुशी बोलते थे। अगर हम सभ्य समाज हैं, गुजरी जाति अगर सच्चे सभ्य समाज है, तो उसने अपने लिए कोई सभ्य संवाद का तरीका भी ढूंढा होगा, नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम की जगह। क्योंकि ये हिंदू धर्म के प्रतीक या मुस्लिम धर्म के प्रतीक नहीं है अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते, बल्कि ये उस कल्चर विशेष के प्रतीक है जिसको लोग ढोते हैं। अगर हम इस्लामिक उसमें जाते हैं तो अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के उत्पत्ति होने से पहले भी था, तो वो तो अरबी संस्कृति का प्रतीक है। तो हमारे लोग उनसे पहले सभ्य थे, यानी कि जब अरबी लोग असभ्य थे। तो इसका मतलब हमारे लोगों को सभ्य होने का क्या था कि वो राजी खुशी। मैंने किसी से पूछा कि भाई अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया राजी खुशी। तो राजी खुशी गुजरी भाषा में हम राजी खुशी बोलेंगे। तो एक बहुत जरूरी है ये बात कि हम हिंदू धर्म और इस्लाम में होते हुए भी हम राजी खुशी संबोधन का शब्द बोल सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि गुजरी भाषा का हम भाटी जी हमें अगर थोड़ा सा बताएंगे कि जब यहाँ के छोटे राजा बड़े राजा होते थे इन 4-5 राज्यों में, तो वो अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग करते थे। मुझे लगता है वो गुजरी होगी,
लेकिन फिर भी इस पे प्रकाश कोई डाले तो बहुत अच्छा होगा। और जो नए लड़के हैं, आपसे ज़्यादा उम्मीद है, आप लोग करिए इसका रिसर्च कि कौन सी भाषा का, क्योंकि हमारा कल्चर, जिस दिन हम सरकार के खिलाफ, भाषा जितनी छोटी हो जाती है, हम सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं लड़ सकते। और इसी का नतीजा हुआ कि आज भी लोग हमें क्रिमिनल, चोर या ये बोलते हैं। क्योंकि जब सिख रेजिमेंट बनी, जैसे भाटी जी ने बताया कि सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, 1700 कुछ में सिख रेजिमेंट, उसके 1848 में जाट रेजिमेंट क्यों बनी, और हम लोगों को क्रिमिनल ट्राइब क्यों किया? हम ही तो ओरिजिनल वो है। क्वेश्चन ये नहीं है कि उनको जो रोजगार मिल गया, क्वेश्चन ये है कि हम लोग तो फ्रीडम फाइटर हैं, और वो हमारा रिकॉर्ड बताता है। जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 लागू हुआ, और जिस दिन जो साइमन कमीशन और उससे पहले इंडिया एक्ट 1909, देखिए मैं बहुत लीगल और टेक्निकल बात कर रहा हूँ, किसी एक को भी ये पढ़ना जरूरी है। इंडिया एक्ट 1909 मारने रिफॉर्म जब हुआ, तो उसमें 6-7 जाति, जो अरबी कल्चर की जाति है, उनको माइनॉरिटी माना गया। लेकिन जब वर्तमान रिजर्वेशन साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे लागू हुआ, तो उस टाइम हम लोगों को छोड़ दिया गया, क्रिमिनल ट्राइब में भी नहीं रखा गया। और नहीं, बहुत सारी ऐसी जातियां, जुलाहे, धोबी वगैरह वगैरह, जिनको शेड्यूल कास्ट में रखना था, लेकिन उनको नहीं रखा गया। और जो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन गया, छोटा करना, तो ये देखिए, ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो उससे क्या हुआ कि माइनॉरिटी का स्टेटस भी में कुछ जॉब तो मिलेगी नहीं। और 6 जातियां थी जो अरबी शेख सैयद पठानों की, उनको माइनॉरिटी में मिनिस्ट्री मिली थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी तब बोला कि हमें माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए। जब साइमन कमीशन के गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो उनको पूना पैक्ट के तहत रिजर्वेशन मिल गया। 94 तक गुजरों को रिजर्वेशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ हिस्टोरिक गड़बड़े हुई है। उस हिस्टोरिक गड़बड़े के कारण आज हम लोग जॉब में नहीं है। क्योंकि और खासतौर से जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट की विद इन द मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में जातियां हैं, उनको तो ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उस पर ध्यान देना है। दूसरा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। जामिया में हमारे मुस्लिम चौहान, चौधरी मुस्लिम चौहान ने ये बात शुरुआत कराई। जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसमें 50% रिजर्वेशन मुस्लिम के लिए। उस रिजर्वेशन में 10% रिजर्वेशन, 50 में 10% रिजर्वेशन ओबीसी मुस्लिम और एसटी मुस्लिम के लिए। हमने उनसे पूछा, भाई 50 में से 10 क्यों दे रहे हो? कौन सा फार्मूला है? 2 फार्मूले हैं जो अवेलेबल है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 27 + 8 यानी कि ओबीसी का 27 और एसटी का 8। आप कहाँ से फार्मूला ले आए? इतनी गड़बड़ जॉब में हमारे साथ, हमारी एडमिशन में वो कर रहे हैं, और जो ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, डॉक्टर साहब इसको जानते हैं, आपको बताएंगे आप ये करना, ऐसे करना, सवाब मिलेगा, वो मिलेगा। हमें सवाब मिलेगा, हम पढ़ के जाएंगे, 2000 रुपये की नौकरी करेंगे मस्जिदों में। तुम प्रोफेसर बनोगे, रजिस्ट्रार बनोगे, आईएएस बनोगे, ये बनोगे, तुम्हें 2 लाख 4 लाख की नौकरी मिलेगी। क्यों भाई? तुम सवाब ले लो, हमें ये नौकरी दे दो चुपचाप। और उसका रास्ता हमारा बंद कर रखा है, क्योंकि 10% रिजर्वेशन किस आधार पे है? और सिर्फ जामिया में नहीं है, जामिया जैसी मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जैन माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट और लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सब में रिजर्वेशन होगा। मेरे ख्याल से जितने लड़के गुजरों में होंगे भी नहीं, सब के सब नौकरी पे भी लग जाएंगे, और स्कूल में या कॉलेजों में या जो टॉप वो इंस्टीट्यूशन है उनमें भी चले जाएंगे। तो लेकिन रास्ता तो कोई ढूंढना पड़ेगा ना किसी को, यहाँ चक्कर काटने से नहीं। अभी हम लोगों ने शुरुआत की, तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना है जिससे हमें, और हमारी वर्तमान में, जैसे एडवोकेट मुजफ्फर साहब बोल रहे थे कि अभी तुरंत वाला काम, तुरंत वाला तो गेट वाला हो गया,
गेट लगाओ, ये करो। लेकिन जो गंगों में एक कॉलेज है, उसको, उस कॉलेज को क्या शहीद फतवा गुज्जर यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जा सकता? या सरकार के पास बहुत लाखों करोड़ों का बजट है, कोई कमी नहीं है। और वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दान न दें, लेकिन सरकारी बजट का क्या होगा, उसको क्यों हम छोड़ देते हैं? हम 4-4, 5-5 चिट्ठियाँ लिखना शुरू करें, डीएम को लिखेंगे कि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज हर गांव में, जिसकी 3000 जनसंख्या, उसमें एक स्कूल मैंडेटरी होगा। तब डॉक्टर साहब जैसे बोल रहे थे कि आर्मी चीफ बनेंगे 20-30 साल बाद, तभी तो बनेंगे, क्योंकि आप अच्छी एजुकेशन दे नहीं पाओगे। कुछ हजार स्कूल यूपी गवर्नमेंट बंद करने जा रही है, सरकारी स्कूल, तो कहाँ पढ़ोगे? प्राइवेट स्कूलों में। और जो सोकाल्ड मदरसे हैं उनमें तो एजुकेशन है ही नहीं, वो 5-5 भाषाएं पढ़ाते हैं, जबकि इस भारत सरकार की नीति है कि 2 लैंग्वेज से ज़्यादा नहीं पढ़ाओगे आप, तो ये 5 लैंग्वेज क्यों पढ़ाते हैं? तो इसलिए आपको पीछे रखने का अच्छा सा तरीका है। और मुझे कई बार बोल दिया गया, इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, भूख लगी हुई है। धन्यवाद सभी को और आयोजक को भी खास तौर से। और मैं इस आशा के साथ आगे बढ़ूंगा कि शहीद फतवा गुज्जर के नाम से गंगो और बुड्ढाखेड़ा के बीच में और कुंडा के बीच में एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए, यही उनके लिए सम्मान है। महिपाल जी से